नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जो खूबसूरत सी पंक्तियाँ हैं, ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की हैं। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक एवं युग प्रवर्तक रचनाकार है। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीविधि की। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। देखते हैं उनकी कहानी, खूबसूरत जो छोटी सी कहानी है उनकी, ममता, जो कि क्लास 10th के सेकेंड पार्ट में है। और ममता कहानी के प्रमुख पात्र 4 ही हैं, ममता, चूड़ामणि, शेरशाह और हुमायूं। इन चारों के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है चलती है। कहानी में 3 दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें क्रॉस के माध्यम से बताया गया है। और जहाँ पे क्रॉस आता है वहाँ पे पहला भाग ख़त्म हो जाता है और दूसरा भाग स्टार्ट हो जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये जो कहानी है ममता, काफ़ी मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। ये रोहतास दुर्ग वही है जो बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। यह भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित है। समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है ये। और जो है इन रोहतास किला जैसा प्रसिद्ध किला कैमूर पहाड़ी के ऊपर के हिस्से में है। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में ही आता है। यह भारत के इतिहास के प्राचीन किलों में से एक है जो देश की शान को बढ़ाता है। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन यानी कि सोन नदी के जो बहाव है उसको देख रही होती है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी कि वो परेशान थी। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता रहती है, यानी कि पुत्री है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना तो असंभव था, पर वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी माना जाता है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। संसार में सबसे निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है विधवा को। उसके जीवन की समस्त खुशियाँ शून्य में विलीन हो जाती है और वह निर्वासित सा जीवन यापन करती है। ऐसे ही ममता की जिंदगी चल रही थी। चूड़ामणि जो कि उनके पिता थे, चुपचाप उनके प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। सोन नदी के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में ममता इतनी बेसुध थी कि पिता का आना वह न जान सकी। चूड़ामणि परेशान हो उठे, यानी व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वो क्या करे, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर फिर बाहर चले जाते हैं, ऐसा प्रायः होता। पर आज मंत्री जी के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वो फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सभी थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर जो है, सेवक जो थे, थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण हटाया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? ममता पूछती है अपने पिताजी से। तो उनके पिताजी बोलते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या? ममता बोलती है, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? यानी ममता कहती है कि उत्कोच यानी घूस को कहा जाता है उत्कोच। मलेच्छ यानी कि किसी नीच को बोलते हैं। तो वो समझ जाती है कि किसी के द्वारा घूस लिया हुआ है, तो वो पूछती है कि क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? चूड़ामणि बोलते हैं कि इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तत्व न रहेगा, तब के लिए ये है बेटी। ममता बोलती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन?
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ममता बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं घूस को और वो उसको वापस लौटाने को कहती है। चूड़ामणि कहते हैं कि मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण यानी कि जो मुख्य द्वार होता है पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, क्योंकि शक था कि इस डोलियों में स्त्री नहीं होगी, औरत ही होंगे जो कि यहाँ पे कब्जा करने के लिए आए हैं। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बातें काफ़ी बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। ब्राह्मण को जो शक था वही निकला। उस डोली में चारों तरफ वो डोली में पठान बैठे हुए थे जो कि दुर्ग भर में फैल जाते हैं। राजा रानी और कोच सब उस छली शेरशाह के हाथ पड़ते हैं, परंतु ममता जो है वहाँ से निकल जाती है। ममता उन्हें नहीं मिलती है। यहीं पे कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। अगले भाग में जानने को मिलेगा कि ममता रोहतास दुर्ग से निकल के कहाँ जाती है और कहाँ पे अपना जीवन यापन करती है, हुमायूं को किस प्रकार से शरण देती है, हुमायूं ने उसके लिए क्या करने का आदेश देता है अपने सैनिकों से। तो फिर ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।